सिंह की ये रिपोर्ट आप ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर देख रहे थे बिहार को लेकर, और साथ ही साथ न केवल बिहार बल्कि आंध्र को लेकर भी जो सौगात दी गई है इस बजट में, उसे लेकर विपक्ष सवाल यहां पर उठा रहा है। लेकिन आप ये देखिए यहां पर कि हर तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। साथ ही साथ यहां पर हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनको ये बजट लगा, आम लोगों से भी। लेकिन रक्षा बजट पर निगाह सभी की थी कि क्या कुछ इस पर और यहां पर जो एलोकेट है वो किया जाता है, उसको लेकर यहां पर नजर थी। और ये इस वक्त वो ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यहां पर हैं कि 4,54,000 करोड़ रुपया जो है वो इस बार सेना के लिए, रक्षा बजट के लिए आवंटित किया गया है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये 5,94,000 करोड़ रुपया था जो रक्षा के लिए जो आवंटित है वो किया गया था, और इस पर सभी की निगाह यहां पर लगी हुई थी। अग्निवीर को लेकर या इस तरह के तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष लगातार उठा रहा था। तो ये रक्षा बजट से जुड़ा क्या कुछ रक्षा क्षेत्र को दिया गया है, ये इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर को किसको कितना लाभ हुआ है, साथ ही साथ टैक्स लाभ की अगर बात करें, क्योंकि एक जो टैक्स पेयर है उसकी नजर ये लगी हुई थी कि उसके लिए क्या इस बजट में निकल कर आता है। तो ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। इस पर लगातार हमने कर्नल शैलेंद्र से भी बात की, हमारे साथ यहां पर सुमित सोनी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल जी, मैं जानती हूं कि आप रिएक्ट करना चाहते हैं, मैं आऊंगी, लेकिन एक बार क्विक कमेंट में सुमित सोनी जी का ले लूं कि आपको लग रहा है सर कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट और वो जो 47 तक वो जो विकसित भारत का सपने की बात कही गई थी उसको संपूर्ण करता हुआ, उस तक जाता हुआ, उस दिशा में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बजट है निसंदेह। लगातार दूसरी बार देखिए निर्मला सीतारमण जी सेकंड टर्म में वित्त मंत्री की कमान संभाल रही हैं, और जैसा कि हमारे भारत की सभ्यता है और जैसा कि मानना है कि घर का बजट और घर का खर्चा जो महिला को दे दिया जाता है, महिला जितना सटीक तरीके से घर को चला पाती है, तो कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जी ने उस चीज को यहां पर साबित किया है। विशेष तौर पर अभी मुझे कहते हुए कोई हर्ज नहीं है कि 2024 के चुनाव के नतीजों में जो थोड़ी कमी रही उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से समीक्षा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 4 जातियां उनके लिए प्रमुख हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, तो चारों जातियों का और उसके अलावा मध्यम वर्ग का, उसके अलावा जवानों का, कहने का मतलब सर्वहित के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही गुणकारी ये बजट साबित होने वाला है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने एक नीति बना ली है, 2019 की हार, फिर 2024 की हार, वो इतना बौखलाए हुए हैं हर मुद्दे के ऊपर। उन्होंने मतलब जो है बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उससे पहले वो हो हल्ला करना शुरू कर देंगे। सिर्फ यही हो रहा है और कुछ नहीं। अभी पूरी तरह से बजट प्रस्तुत नहीं कर लिया गया है, इसकी समीक्षा कर लेने दीजिए, विपक्ष को भी समझ में आएगा और आम जनता को भी समझ में आएगा कि वाकई एक बेहतरीन बजट है। हिमानी, वाकई ये एक बेहतरीन बजट है। आप एजुकेशन के लिए कह रहे थे, क्योंकि उस पर बात की भी जा रही थी, एजुकेशन की भी और एम्प्लॉयबिलिटी की भी यहां पर बात की जा रही थी कि उस पर किस तरह से क्वालिटी में सुधार किया जाए, उस पर क्या कुछ हो सकता है, और साथ ही साथ जो इसके फर्क है एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी के बीच का, उसको कैसे मिटाया जाए। लग रहा है कि अब वो होगा संभव? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बजट की एक बहुत बढ़िया एक यूनिक सेलिंग पॉइंट मैं कहूंगा, यूएसपी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एजुकेशन लोन्स। एजुकेशन लोन्स देखिए, आज यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यूएस में जो उठ रहा है एजुकेशन लोन्स पे उठ रहा है। हिंदुस्तान ने पहले ही उसको एड्रेस कर दिया है। मैं सैल्यूट करूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को। 10 लाख तक के एजुकेशन लोन हायर एजुकेशन के लिए दिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये। साथ ही साथ 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, इसका मतलब हिमानी जी ये होगा कि बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल कैपिटल, बहुत बड़ी ह्यूमन कैपिटल में ऐड करेंगे। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है ये जीडीपी ग्रोथ में एडिशन करेगा। हमने बजट में सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजें देख ली, क्वालिटेटिव चीजें जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को फायदा देंगी, हिंदुस्तान के आम आदमी को फायदा देंगी। और हिमानी जी आपने बिल्कुल सही कहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। वो स्टूडेंट जो टैलेंट रखते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं बट घर पे उस तरह के उनके पास संसाधन नहीं है, उनके लिए 10 लाख का जो एजुकेशन लोन है बहुत बहुत बड़ी जो है मैं कहूंगा उनके लिए बहुत बड़ी मदद साबित करेगा। और बहुत से बच्चों को हायर क्वालिफिकेशन मिलेगी, जिससे हिंदुस्तान जो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए ख्वाब देखा है, उसकी तरफ
इसकी ठीक। वजह से बहुत जल्दी हम पहुंच पाएंगे, बहुत जल्दी बढ़िया पहुंच ये जो पाएंगे, है अचीव कर पाएंगे। चलिए, युवाओं की बात आपने कर ली, एजुकेशन की बात कर ली, एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, अब जरा किसानों की बात भी कर लेते हैं। उनके लिए तो पिटारा खुला है शिवराज जी। पिटारा खुला है, धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ एक चीज की तरफ इंगित करना चाहूंगा कि यमुना हाईवे और सड़कों की बनाने की बात हो रही है। आपके बराबर में ग्रेटर नोएडा से आगरे तक यमुना हाईवे बना है, 2012 में चालू हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी जमीन का मुआवजा 64.7% और 10% आवासीय प्लाट, 12 साल होने के बावजूद टोल टैक्स वसूला जा रहा है। किसानों को उनका हक नहीं मिला, 12 साल हो गए। आप जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, हम चाहते हैं विकसित देश बने हमारा देश, क्योंकि किसान और जवान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। अगर राजनेता को टिकट ना मिले तो पार्टी बदल देता है, सरमाएदार को बिजनेस में घाटा आ जाए तो बिजनेस बदल देता है। स्वागत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मैं यही तो आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर पिटारा खोला है, दिल खोला है, अगर अधिकारियों को, कर्मचारियों को अच्छी नौकरी मिल जाए, तनख्वाह वाली मिल जाए तो वो नौकरी बदल देता है। लेकिन किसान घाटे की खेती करते हुए पैसा नहीं बदलता, जवान अपने बॉर्डर से नहीं हटता, 0 टेम्परेचर पे भी। उसी किसान के लिए मैं विकसित भारत चाहता हूं। जेवर एयरपोर्ट के प्रथम चरण के किसानों को आज तक R&R का पैसा नहीं मिला। दिखा रहे हैं सर, हम ग्राफिक्स के जरिए भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितना कृषि को जो बजट है वो आवंटित किया गया है। इस साल की हम बात करें जो अभी आवंटित किया गया है, 1,51,851 करोड़ रुपया। नेचुरल जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने की भी बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन शायद शिवराज जी को वो बात नहीं शायद। हाँ, बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ कृषि योजनाओं में बताया गया है। जैसा अगर वहाँ अच्छा होता है, अगर भविष्य में हर चीज़ के दाम कम होते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तत्काल तो गृहिणियों को बिल्कुल भी 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, हॉस्टल बनाने की बात की है। तो वो तो हम गृहिणियों पे उसका क्या असर होगा आप बताएं। अच्छा, वर्किंग वुमेन के लिए ये तो वर्किंग वुमेन के लिए है। तो और एक एज ग्रुप जो है, हम लोगों की एज ग्रुप ये है कि 40+ जितने लोग हैं, अब इनको मेडिकल में वो रियायत चाहिए। डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ जो खर्चे होते हैं उसमें रियायत चाहिए, किचन में रियायत चाहिए। हमें महंगाई में कुछ राहत लग रही है? महंगाई तो नहीं दिख रही, और पेट्रोल में रियायत चाहिए, क्योंकि आज लोग, गवर्नमेंट चाह रही है कि महिलाएं काम करें तो सबसे पहले वो कम से कम 2 व्हीलर तो जरूर चलाएंगे, पेट्रोल चला ही चाहिए। तो उसके लिए तो मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप बताइए मैम। सर, बजट तो ठीक है उनका, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार से कि जैसे बुजुर्गों हैं, 50 साल के ऊपर जो लोग हैं, उनके लिए तो जो बजट पेश किए तो कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा उसमें। उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मिली जुली प्रतिक्रिया है। आप मैम क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर? बजट को लेके तो यही है कि जो हम गृहिणियों को जो फायदा मिलना चाहिए वो तो हम लोग को कहीं से कहीं नहीं लग रहा है। रोज आए दिन देखिए आप, हफ्ते भर में नहीं होता। वर्किंग वुमेन को ज्यादा फायदा चाहिए, कुछ तो चाहिए। बजट से एक उम्मीद तो रहती है, हर इंसान को होती है। आप स्टार्टअप को लेकर कह रहे थे, वो आपको अच्छा लगा कदम, वो क्या था? हाँ, स्टार्टअप मतलब जैसे लड़कियां स्टार्टअप करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस में फोकस करें, हाँ, नौकरी पे ही डिपेंड ना रहे, अपना कुछ करें। आप कितना नंबर देंगे? 10 नंबर्स में अगर बात की जाए महिलाओं को लेकर इस बजट में, तो कितने नंबर देंगे आप? 7 दूंगे सर। 7 नंबर। जी हाँ सर। देखिए, तमाम महिलाएं हैं, हमने इनसे बातचीत की, सबका यही कहना है कि कुछ अच्छा भी है, जैसे स्टार्टअप की बात की जाए, महिला हॉस्टल की बात की जाए, लेकिन महंगाई पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे कि महंगाई कम हो, क्योंकि किचन कैबिनेट यही महिलाएं संभालती हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। तो सत्य विजय को आप यहां पर सुन रहे थे, हमारे सहयोगियों को कुछ गृहिणी इस वक्त उनके साथ मौजूद थी। लेकिन एक बार जरा चंडीगढ़ में भी रुक करते हैं, हमारी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, जो लोग आपके साथ हैं, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? बिल्कुल, देखिए इस बार बजट को लेकर के लोगों को खासा उम्मीदें थी, लेकिन अभी का जो बजट आया है इसमें देखिए कस्टम्स जो है, जो चार्जेस में, मोबाइल चार्जेस में कस्टम लगता था, ये सोना चांदी में कस्टम लगता था, उन सबको भी कम कर दिया गया है। बजट को कैसा देख रहे हैं? बजट को जी मैं तो यह देख रहा हूँ, आम जनता के लिए जो कोई काम बने वो सब फायदा। वैसे बजट में हमारे को क्या फायदा सोना चांदी में, बताओ गरीब लोगों को? गरीब लोगों को क्या आमदनी होगी सोना चांदी घटने से? कोई होगी आमदनी सोना चांदी घटने से? तो और बजट क्या है आप बताओ मेरे को। टैक्स डिडक्शन को लेकर के भी है, कई मोबाइल फोन चार्जेस। टैक्स तो आम खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लग रहा है जी। खाने पीने की चीज़ पर तो टैक्स कहीं भी नहीं है दुनिया में, हमारे भारत में खाने पीने की टैक्स लग रहा है। आप बताओ ये सही है?
इस सरकार का काम ये बताओ, आप सही है क्या? खाने पीने की चीज़ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। चूंकि देखिए अब इस बार बजट आया है, बजट क्या आपने पढ़ा इस बार का बजट? अगर हम बात करें तो कस्टम ड्यूटी जो लगती थी, टैक्स डिडक्शन का स्लैब है, उसे कम कर दिया गया है। कैसे देखिए? नो बिल्कुल। तो टैक्स अभी आया है, बजट आया, आपने देखा है कितनी उम्मीदें थी, आप एक गृहिणी है, बजट से क्या कुछ उम्मीदें थी? और अभी का जो सोना चांदी में जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसे कम कर दिया गया है, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं? ठीक है। ठीक है जी जी जी। आप कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट को सर? बजट आया है अभी, कैसे देख रहे हैं इस बार? ठीक है मैडम, जो आया है बस, अब क्या कर सकते हैं हम, तो कुछ नहीं कर सकते। मिडिल क्लास के लिए कैसा बजट है? ठीक है, मिडिल क्लास में मैडम अच्छा काम चल रहा है, तरक्की हो रही है देश की, काम हाईवे प्रोजेक्ट बड़े अच्छे चल रहे हैं, ऐसा नहीं ठीक है, ऐसा कोई मर गए लुट गए वाली कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा कर रही है जो सरकार कर। जो उम्मीदें लगाए बैठे थे बजट को लेकर के, क्योंकि देखिए पूर्ण बजट है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, उस उम्मीदों पर खरी उतरी है? हाँ बिल्कुल खरी है मैडम, बहुत डेवलप करते समय लगे, अब धीरे धीरे हो जाएगी डेवलपमेंट, अभी तरक्की में है, चल रहा है देश, चलेगा अभी 5-10 साल में और तरक्की होगी। आप बजट को लेकर के क्या कहेंगे? इस बार का बजट देखा, अभी बजट आ गया है और देखिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये फिर पहला बजट था, क्या उम्मीदें थी और उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? ठीक है जी, बढ़िया बजट है जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ बीजेपी ਨੂੰ ज्वाइन ਕਰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ हैं, बहुत बढ़िया जी, बाकी लोग तो निंदे होंगे ही हैं। कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये बजट, लोग सीधा सपाट बात अपनी बात रख रहे हैं, जिनको लग रहा है उन्हें फायदा है वो फायदे की बात कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है उन्हें कुछ नहीं मिला वो भी खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास को कितनी राहत मिली है, इसे इस तरह समझिए कि 3 से 6 लाख तक पहले 5% था, अब 3 से 7 लाख वाली आय वालों को 5% टैक्स देना है। 6 से 9 लाख पहले 10% था, अब 7 से 10 लाख 10% है। यानी जो नए स्लैब रेट्स हैं वो आप इस तरफ देखिए, 10 से 12 लाख को 15%, 12 से 15 लाख को 20% और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% है। ये नहीं बदला है, लेकिन बीच में जो आप स्लैब देख रहे हैं इस नई रेजिम वाला, 9 से 12 लाख वालों को पहले 15% देना होता था, अब 10 से 12 लाख वालों को 15% देना है। तो ये एक बदलाव है जिसके बारे में आकाश जिंदल जी भी आपको लगातार बता रहे थे। एक बार हिमानी के पास चलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तो बिहार के सत्ता पक्ष जहां बजट को अच्छा बता रहा है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने बजट को गरीबों के साथ एक धोखा बताया है। किस तरह से यहां पर बिहार को लेकर, आंध्र को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही है, रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवा दें। कि विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहे, बिल्कुल लेकर रहेंगे। कांग्रेस के लोगों ने नहीं, जिस समय राज्य बटा था वाजपेयी जी चेयर पर थे और उस समय के हमारे तो विधानसभा नहीं चलने दीजिएगा? हम लोग जब तक ये मांग पर सरकार आके स्पष्टीकरण दे, नीतीश जी बोले कि वो क्या करते हैं और नहीं तो हम लोग नहीं चलने देंगे। जब बानवर वाजपेयी जी ने बिहार का बंटवारा किया और उस समय कहते थे लोग मेरे लाश पर बिहार नहीं बटेगा। कौन कहते थे? श्रीमान लालू प्रसाद जी कहते थे कि लाश गिरेगा, खून गिरेगा, सुनने का प्रयास और बिहार बंटवारा हुआ और बिहार बंटवारा के समय बिहार बंटवारा सुनने का प्रयास कीजिए, एथी पर बैठाए हैं का डैश पर नहीं करना डैश है। और बिहार को 4000 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, 4000 करोड़। और ये देख लीजिए 4000 करोड़ खर्चा नहीं कर सके। खर्चा अगर किसी ने किया तो माननीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने गिना दिया। इनके पास क्षमता नहीं है। इनके आप कभी लालू जी कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे, उनका से क्या होगा? अब एक्सपायरी मेडिसिन है, धरिए एक्सपायरी मेडिसिन है। तो पटना से बजट पर हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट, आप ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर देख रहे थे बिहार को लेकर, और साथ ही साथ न केवल बिहार बल्कि आंध्र को लेकर भी जो सौगात दी गई है इस बजट में, उसे लेकर विपक्ष सवाल यहां पर उठा रहा है। लेकिन आप ये देखिए यहां पर कि हर तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। साथ ही साथ यहां पर हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनको ये बजट लगा, आम लोगों से भी। लेकिन रक्षा बजट पर निगाह सभी की थी कि क्या कुछ इस पर और यहाँ पर जो एलोकेट है वो किया जाता है, उसको लेकर यहाँ पर नजर थी। और ये इस वक्त वो ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर